बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एनवीटी पढ़ रहे हैं और लास्ट क्लास में हमने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट डिस्कस किया था और आज एनवीटी का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। एनवीटी के कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के बाद फिर हम जो है वो एक्सरसाइज की तरफ आएंगे और सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट की भी एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और एनवीटी की एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। एनवीटी क्या होती है कि एनवीटी का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल जितने भी फाइनेंशियल बिजनेसेस हैं सब में एनवीटी का ही इस्तेमाल है। आप कोई भी बैंकिंग प्रोडक्ट लेते हैं उसमें एनवीटी का इस्तेमाल है, चाहे वो इस्लामिक बैंकिंग हो या कन्वेंशनल बैंकिंग हो, या कोई आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं उसके ऊपर भी जो है वो एनवीटी ही अप्लाई होती है। जितनी भी कैलकुलेशन बेस्ड हैं, जैसे हम बैंक से कोई कार लोन पे ले रहे हैं, ठीक है, कार फाइनेंसिंग कर रहे हैं, उस पर भी एनवीटी यूज़ होती है। और अगर कोई हाउस फाइनेंसिंग ले रहे हैं उस पर भी एनवीटी यूज़ होती है। अगर सिंपल वैसे ही बैंक से कोई लोन ले रहे हैं तो वो भी एनवीटी बेस्ड हो जाएगा। तो एनवीटी का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो होता क्या है ये, इसकी डेफिनेशन पहले देखते हैं कि एनवीटी होता क्या है। एनवीटी इज़ द सीरीज ऑफ equal payments that is received or paid at regular interval of time। रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम मतलब या तो मंथली हो, क्वार्टरली हो जाए, सेमी एनुअली हो जाए या फिर एनुअली हो जाए, लेकिन रेगुलर हो। अगर मंथली है तो सारी पेमेंट मंथली हो, ठीक है। इसको मैं दोबारा से बता देता हूँ। सीरीज़ ऑफ इक्वल पेमेंट्स। इक्वल पेमेंट्स का मतलब ये कि भाई उसकी सीरीज़ है। सीरीज़ का मतलब कि कंटिन्यूसली चल रहा है, ठीक है ना। मतलब आपने एक 3,000 रुपये की अगर इक्वल पेमेंट आप कहीं कर रहे हैं, और इसको आम अल्फाज में हम क्या कह सकते हैं, इसको इंस्टॉलमेंट भी कह सकते हैं, फिक्स इंस्टॉलमेंट, ठीक है। कौन से इंस्टॉलमेंट? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, ठीक है। ये आम बिल्कुल कॉमन लैंग्वेज में अगर हम कहें तो इसको फिक्स इंस्टॉलमेंट भी हम कह सकते हैं। अच्छा, अब या तो ये हम रिसीव करेंगे या हम पे भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर ये कि हमने इन्वेस्टमेंट किए तो हमें ये मिलेगी, और अगर हमने कोई जैसे कार बैंक से जो है वो लोन पर लिएगी कार फाइनेंसिंग, तो फिर हमें जो है ये सीरीज़ ऑफ, अब जो भी उसकी इंस्टॉलमेंट हम पे कर रहे हैं, हर महीने से कर रहे हैं तो मंथली हो जाएगी, हर 3 महीने से कर रहे हैं तो क्वार्टरली हो जाएगी, हर 6 महीने से कर रहे हैं तो सेमी एनुअली हो जाएगी, और सालाना कर रहे हैं तो एनुअली हो जाएगी। तो या तो हम रिसीव करेंगे अगर हमने कहीं इन्वेस्टमेंट करी है बैंक में ही, जैसे हमने जो है वो कुछ फ़ंड डिपॉज़िट कर दिया हैगा, और वो फ़ंड जो है वो इस तरीके से कि अब एक जैसे हमने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, एक शख्स है वो रिटायर हो गया, ठीक है। अब उसको जो है वो रिटायरमेंट पे जो है वो एक अमाउंट मिली, 10 लाख 20 लाख रुपए रिटायरमेंट अमाउंट। अब वो 20 लाख रुपए जो है वो क्या करे कि अब उसके पास कोई काम तो नहीं है, वो सोचता है कि जी अब इस 20 लाख रुपए को क्या करूं, एक ऐसे जगह इन्वेस्ट कर दें कि अब मुझे जो है वो हर महीने एक इनकम मिलती रहे, क्योंकि अब वो रिटायर हो गया, अब मंथली सैलरी तो आएगी नहीं। तो क्या चाहता है कि भाई एक फ़िक्स इनकम मुझे हर महीने मिलती रहे, ठीक है। तो अब क्या है कि वो एक बैंक में डिपॉजिट कर देता है, और सपोज़ उसकी सैलरी 20,000 थी, तो अब बैंक तकरीबन वो कहता है कि 20,000 रुपये ही मुझे हर महीने मिलते रहें ताकि उसके एक्सपेंसेस चलते रहें। तो अब 20,000 रुपये की अगर वो एनवीटी लेता है, आपको कितने साल तक? 10 साल तक, एक सर्टेन टाइम पीरियड होगा, और ये जो अमाउंट उसको मिलेगी अब वो क्या होगी, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे, यानी कि मंथली बेसिस पे, चूँकि वो चाह रहा है तो उसको मंथली बेसिस पे मिले। अगर वो कहता है कि क्वार्टरली हर 3 महीने बाद चाहिए, तो अब होगा क्या कि ये सपोज़ 10 साल तक के लिए वो चाहता है कि मुझे ये पैसा जो है वो मिलते रहे, ठीक है। हर महीने 20,000 रुपये 10 साल तक मिलते रहे। तो 10 साल तक वो अमाउंट उसकी जो है वो उसको 20,000 रुपये मिलते रहें, और 10 साल बाद क्या होगा कि वो अमाउंट उसकी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। अब उस
का और बैंक का ताल्लुक जो होगा वो ख़त्म। यानी एनविटी में क्या होगा कि वो जो अमाउंट उसने इन्वेस्ट की थी 10 लाख रुपए, वो भी जो है वो हर इंस्टॉलमेंट में उसको कुछ कुछ करके वो थोड़ी बहुत अमाउंट मिलती रहेगी और उसके साथ साथ उस अमाउंट पे इंटरेस्ट भी मिलता चला जाएगा। यानी उसकी जो ओरिजिनल अमाउंट थी, जो प्रिंसिपल अमाउंट थी जो उसने डिपॉजिट की थी, प्रिंसिपल अमाउंट भी मिलती रहेगी और उस पर कुछ इंटरेस्ट बैंक देता रहेगा उसके साथ ना। तो इस तरीके से 10 साल में उसके पूरे 10 लाख रुपए भी ख़त्म हो जाएंगे और उसको 10 साल में इंटरेस्ट भी मिल जाएगा, लेकिन एक सीरीज़ ऑफ पेमेंट जो है उसको मिलती रहेगी। जबकि इंटरेस्ट जो होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें क्या होता है कि आपकी ओरिजिनल अमाउंट जो होती है वो आपकी फ़िक्स रहेगी, ठीक है ना। और बस उस अमाउंट पे आपने आज इन्वेस्ट कर दिया और अब आप 5 साल बाद जो है वो बैंक से आपने उसको कहा भी कितने, आज आपने 10 लाख रुपए डिपॉजिट करे, 5 साल बाद बैंक आपको जो है वो लमसम उस पर जो है वो 8 लाख रुपए जो है इंटरेस्ट पे कर रहा है। इस तरीके आप उसको बीच में भी पेरियोडिकली भी निकाल सकते हो, लेकिन अमाउंट फ़िक्स नहीं होगी, उसमें इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसकी मैं और एग्जांपल देता हूँ। जैसे अच्छा पहले इसकी टाइप्स बता दूँ। एनविटी की 2 टाइप्स होती हैंगी। एनविटी की 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है ऑर्डिनरी एनविटी और दूसरी टाइप होती है एनविटी ड्यू। अच्छा, जो हमारे अभी आईकॉम पार्ट 1 का हम कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, तो इसमें सिर्फ जो यूज़ होगा हमारे कोर्स में वो कौन सी एनविटी यूज़ होगी? ऑर्डिनरी एनविटी। एनविटी ड्यू का कॉन्सेप्ट जो है ये अभी आईकॉम में नहीं आएगा, ठीक है। ये अभी हमारा आईकॉम पार्ट 1 में यूज़ नहीं होगा, तो हमें सिर्फ पढ़ना है ऑर्डिनरी एनविटी। ये कब यूज़ होगा? ये आप आगे जाके जब बीबीए वगैरह में होगे, एमबीए वगैरह में, तो वहाँ पे जाके ये इसका एनविटी का यूज़ होगा। तो ऑर्डिनरी एनविटी और एनविटी ड्यू में फ़र्क क्या है? जैसे आज आपने प्लान करा कि भाई अब मुझे जो है वो हर 5 साल तक मुझे बैंक में जो है वो हर 3 महीने में जो है वो 10,000 रुपये सेव करने हैं, ठीक है, 5 साल तक। तो 1 साल में आपने कितने सेव करे? एवरी 3 मंथ आप जो है वो डिपॉज़िट कर रहे हो 10,000, ठीक है। तो पहली अमाउंट आप कब डिपॉज़िट करोगे? 31 मार्च को, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने बाद, ठीक है। फिर दूसरी अमाउंट आप कब डिपॉज़िट करोगे? आप डिपॉज़िट करोगे अप्रैल में, जून की 30 को। फिर तीसरी अमाउंट आप कब डिपॉज़िट करोगे? जुलाई, अगस्त, सितंबर, 30 सितंबर को। और फिर चौथी अमाउंट आप कब डिपॉज़िट करोगे? 31 दिसंबर। तो ये साल में आपने जो है वो 4 अमाउंट आपने डिपॉज़िट करी, यानी 40,000 रुपये आपने 1 साल में डिपॉज़िट करें। अच्छा, अब ये जो पहली अमाउंट आपने डिपॉज़िट की 3 महीने बाद, कि पहला क्वार्टर मुकम्मल होने के बाद, यानी एट द एंड ऑफ द पीरियड, ठीक है। अगर तो आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पीरियड मुकम्मल होने पे करते हो तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्डिनरी एनविटी। जबकि एनविटी ड्यू क्या होता कि आपने 1 जनवरी को जो प्लान कर लिया तो पहली अमाउंट आपने 1 जनवरी को ही जो है वो डिपॉज़िट कर दी। 1 जनवरी को आपने पहली अमाउंट डिपॉज़िट कर दी और फिर आपने इसी तरीके से फिर 31 मार्च को 3 महीने मुकम्मल हो जाते, या 1 अप्रैल को डिपॉज़िट करते, फिर 30 जून को डिपॉज़िट करते, फिर 30 सितंबर को डिपॉज़िट करते और फिर लास्ट में 31 दिसंबर को। या इसको अगर हम 1 जनवरी से लगा रहे हैं तो ये हो जाएगा 1 अप्रैल, फिर ये हो जाएगा 1 जुलाई, ये हो जाएगा 1 जनवरी नेक्स्ट ईयर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप नज़र आ रहा है कि 1 साल में आपने 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर और फिर 1 जनवरी, 5 डिपॉजिट हुई। यानी इसमें जब आपने पहले ही दिन, जिस दिन प्लान लिया उसी दिन फर्स्ट बिगनिंग ऑफ द पीरियड में जब आप फर्स्ट अमाउंट डिपॉजिट कर देते हो तो ये कहलाती है एनविटी ड्यू। इसमें यानी कि आपकी पूरे 1 साल में
5 इंस्टॉलमेंट गई। जबकि ऑर्डिनरी एन्युटी में क्या हो रहा है कि पहली अमाउंट जो है वो कब जाएगी, आपकी पहला क्वार्टर मुकम्मल होने के बाद, 3 महीने बाद, ठीक है। तो इसमें आपने 4 डिपॉजिट्स करे। तो जब भी हम ऑर्डिनरी एन्युटी सिंपल क्या है कि व्हेन द एन्युटी अमाउंट या व्हेन द पेमेंट इज रिसीव्ड और पेड एट द एंड ऑफ पीरियड के एंड में, पहला पीरियड कंप्लीट हो गया 3 महीने का, जनवरी फरवरी मार्च, तो फिर पीरियड कंप्लीट होने पे आपने पेमेंट की। आपने एक आसान सी और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, कोई कि जैसे बैंक से आपने कार ले ली लोन पे, ठीक है। अब पहली किस्त जो है वो जिस दिन आपने बैंक ने कार आपको दी, अगर तो पहली इंस्टॉलमेंट आपने उसी दिन पे कर दी, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। बिगिनिंग ऑफ द पीरियड होगा तो वो क्या कहला जाएगा, एनवीटी ड्यू। लेकिन अगर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपने जो उस कार की पे की वो 3 महीने बाद पे की, क्वार्टरली अगर है तो, ठीक है, या मंथली है तो 1 महीने बाद आपने पहली किस्त उसकी पे की, तो अब ये क्या कहलाएगा, एट द एंड ऑफ द पीरियड। तो जब एंड ऑफ द पीरियड पे करेंगे वो कहलाती है ऑर्डिनरी एन्युटी। तो हमारे कोर्स में आईकॉम पार्ट 1 के कोर्स में इंक्लूड है, वो क्या है, ऑर्डिनरी एन्युटी। अच्छा, अब इस एन्युटी के ऊपर 2 कॉन्सेप्ट यूज होते हैं जो हम कैलकुलेट करते हैं। एक होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी और एक होता है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी और फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। अच्छा, अब ये होते क्या हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी और फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। तो पहले तो एन्युटी समझ में आ गया कि एन्युटी क्या है, एक सीरीज़ ऑफ पेमेंट है, यानी एक सीरीज़ ऑफ इंस्टॉलमेंट है जो कि एक इक्वल टाइम से मंथली हो या क्वार्टरली हो या सेमी एनुअली हो या एनुअली हो, हमने क्या करना होता है, या तो हमें रिसीव हो रही होती है या हम पे कर रहे होते हैं। अगर हमने कोई चीज़ लोन लिया है तो हमने पे करना होता है, और अगर हमने कहीं इन्वेस्ट किया है तो हम फिर रिसीव कर रहे होते हैं, ठीक है। अब फिर उसकी टाइप बता दी। अगर पहली इंस्टॉलमेंट हम बिगनिंग ऑफ द पीरियड पे करेंगे तो वो ड्यू हो जाती है, जो कि हमारे कोर्स में इंक्लूड नहीं है। पहली पेमेंट अगर पीरियड कंप्लीट होने के बाद पे करते हैं, फर्स्ट पीरियड जो होगा मंथली भी हो सकता है, वो पीरियड क्वार्टरली भी हो सकता है, सेमी एनुअली भी हो सकता है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अगर हमने पहले पीरियड कंप्लीट होने के बाद पे करी तो वो क्या कहलाएगी, ऑर्डिनरी एन्युटी, जो हमारे कोर्स में इंक्लूड है। अब उस ऑर्डिनरी एन्युटी पे हमने 2 चीज़ें मालूम करनी होती हैं। एक तो होती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी और दूसरी हमने पढ़ाई वो है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी क्या है और फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी क्या है। पहले मैं बताता हूँ फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, फिर मैं प्रेजेंट की बात करूँगा तो आपको आसानी से समझ में आएगी। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, देखें एक एग्जांपल लेता हूँ कि पर्सन एज 40 ईयर्स, एक शख्स है जिसकी उम्र कितनी, 40 साल। अब अभी ये जॉब पर है, इसकी रिटायरमेंट में 60 साल की उम्र में ये रिटायर होगा, ठीक है। कितने साल बाकी हैं, इन रिटायरमेंट 20 ईयर्स, 20 साल इसके बाकी हैं, ठीक है। अच्छा, अब 20 साल इसके बाकी हैं और हम एज्यूम करते हैं कि इसके अभी कितने हैं, दो बच्चे हैं इसके, 2 चिल्ड्रन, ठीक है। एक 1 डॉटर एज सपोज 5 years and 1 son एज 3 years, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ये प्लान कर रहा है कि भाई 20 साल बाद जब ये 60 साल का हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा। अब रिटायर हो जाएगा तो अब ये इस
वक्त जब ये रिटायर होगा तो इसकी बेटी की एज कितनी हो जाएगी? अभी 5 साल है तो 25 ईयर हो जाएगी और इसका बेटा 22 साल का हो जाएगा। अब ये सोचता है कि भाई उस वक्त जब मेरी बेटी 25 ईयर्स की होगी तो इसको क्या करना है? मैरिज। और उस मैरिज के लिए ये सपोज़ करता है कि भाई मुझे 20 लाख रुपीस जो है वो रिक्वायर्ड होंगे। और ये सोचता है कि जी बेटे को पढ़ने के लिए मुझे बाहर भेजना है हायर एजुकेशन के लिए, तो उसके लिए भी जो है वो मुझे तकरीबन 15 लाख रिक्वायर्ड हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, फॉर सन हायर एजुकेशन। ठीक है, तो अब इसको जो 20 साल बाद अमाउंट चाहिए वो कितनी चाहिए? टोटल 35 लाख रुपए। ठीक है, ये 35 लाख रुपीस जो हैं, अब इसके लिए ये क्या करेगा? अभी जब ये 40 साल का है तो अभी से ये सोचता है कि मैं क्या करूं? सेविंग करना शुरू कर दूं। अब ये सेविंग करना स्टार्ट करता है, तो अब ये किसी बैंक के पास जाता है या किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता है कि भाई मैं जो है वो 20 साल बाद मुझे 35 लाख रुपए चाहिए, तो अभी मैं हर साल कितने अमाउंट सेव करूं? ठीक है, तो अब सपोज़ करता है कि बैंक कहता है कि जी हम आपको सालाना जो है वो 8% इंटरेस्ट देंगे जो भी आप हर साल अमाउंट डिपॉजिट करोगे। ठीक है, अब ये एक कहता है कि जी मैं हर साल 1 लाख रुपए जमा कर सकता हूँ। ठीक है, ये क्या कर रहा है? हर साल कहता है कि जी मैं अपनी इनकम से मुझे जो सैलरी मिलती है 1 लाख रुपए मैं सेव करके जो है वो आपके बैंक में जमा करवा दूँगा। तो आप अब मुझे जो है 20 साल में हमें, चूँकि 40 साल का तो ये है, अब 20 साल तक ये जमा करवाएगा, तो टोटल 20 साल में इसने कितने जमा करवाए? 20 लाख इन 20 ईयर्स। ठीक है, लेकिन अब ये क्या कर रहा है? ये हर साल 1 लाख रुपए जमा करवा रहा है, 1 लाख एनुअली। तो ये 1 लाख रुपए की एक सीरीज़ है जो कि कब तक चलेगी? 20 साल तक। इस सीरीज़ ऑफ पेमेंट को हम क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं एनविटी। ठीक है, अब इसकी फ्यूचर वैल्यू कितनी इसको मिलेगी 20 साल बाद? क्या इसको 35 लाख रुपए मिल जाएंगे या इससे कुछ कम मिलेंगे या ज़्यादा मिलेंगे? ठीक है, तो वो हमें नहीं मालूम वो कितनी होगी। वो बैंक ने बताया कि 8% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से हम आपको देंगे। ठीक है ना, तो अब ये 8% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से जो अमाउंट बनेगी, अभी हमें नहीं पता कि वो 35 लाख है या कितनी है। ठीक है, अब वो अमाउंट कितनी होगी? वो हो सकता है 28 लाख हो सकता है कि 25 लाख हो सकता है 30 लाख हो, 8%। अब वो क्या करेंगे? एनविटी का फार्मूला लगा के चेक करके उसको बताएंगे कि भाई वो कह रहा है मैं अभी हर साल कितना जमा करवा रहा हूँ? 1 लाख रुपए आपको जमा करवा रहा हूँ, 20 साल तक मैं जमा करवाता रहूँगा, 20 साल तक मैं 20 लाख रुपये डिपॉजिट करूँगा। तो बैंक कहते हैं कि जी ठीक है। अब ये क्या हो गया? 20 साल तक एक सीरीज़ ऑफ पेमेंट वो डिपॉजिट कर रहा है। ठीक है ना, और ये सीरीज़ ऑफ पेमेंट जो है इसको हम कहते हैं एनविटी। तो अब इस एनविटी की हमें क्या करनी है? फ्यूचर वैल्यू मालूम करनी है कि भाई 20 साल बाद उसको कितनी अमाउंट मिलेगी, जो अमाउंट उसने डिपॉजिट किएगी उस अमाउंट को हम क्या कहेंगे कि 20 साल बाद जो अमाउंट उसको मिलेगी उस अमाउंट को हम कहेंगे फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी। ठीक है, उस अमाउंट को हम क्या कहेंगे? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी। तो अब ये कैसे होगी? इसका फार्मूला क्या होगा? इसका फार्मूला, अच्छा अब ये एनविटी जो होगी ये ऑर्डिनरी एनविटी है। सपोज़ वो कहते हैं कि जी 1 साल मुकम्मल होने के बाद मैं आपको डिपॉजिट एट द एंड ऑफ द पीरियड करूँगा। ठीक है, पहले अब मैं 41 साल का दिसंबर को आखिर दिसंबर तक जो है वो पेमेंट करूँगा, जनवरी में पेमेंट नहीं करूँगा। यानी 1 साल मुकम्मल होने के बाद पहली इंस्टॉलमेंट वो पे कर रहेगा। तो अगर तो इस तरीके से 60 साल जैसे उसके पूरे होंगे तो वो 60वें साल की जब उम्र में आएगा तो बिगनिंग में पेमेंट नहीं जाएगी उसकी, 20 पेमेंट तो उसने करनी है लेकिन हर साल के इख्तिताम पे ना। अगर वो 41 ईयर
के पहले ही महीने जनवरी में पे कर देता, तो फिर जब वो 60 ईयर का होता तो 60 ईयर की जनवरी में भी वो लास्ट पेमेंट कर देता, लेकिन अब वो 41 ईयर एज में के लास्ट मंथ में पे कर रहा है, तो 60 साल की उम्र में जब वो पहुंचेगा तो दिसंबर की जो आखिरी पेमेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये एंड ऑफ द पीरियड वो पे कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनविटी। तो अब इसकी रिक्वायरमेंट तो कितनी है, 35 लाख है। तो अब देखना ये कि क्या इसको ये 35 लाख रुपए मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसकी तो फ्यूचर वैल्यू वो होगी जो बैंक इसको देगा, जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो फ्यूचर वैल्यू नहीं है। फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, जो इस अमाउंट पे जो 1 लाख रुपए वो एक सीरीज़ ऑफ पेमेंट हर महीने बैंक में डिपॉजिट कर रहा है 20 साल तक, तो 20 साल बाद जो अमाउंट उसको मिलेगी उस अमाउंट को हम कहेंगे फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी। और ऑर्डिनरी एनविटी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये साल के आखिर में पे कर रहे हैं। तो इसका फार्मूला क्या होगा, तो फ्यूचर वैल्यू या जो अमाउंट है उसको हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ए, और इसको हम कह रहे हैं टोटल अमाउंट ऑफ एनविटी ऑफ एट द एंड। अच्छा, इसको एफ वी फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी भी लिख सकते हैं आप, तो इसको हम लिख देंगे फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी, ठीक है। अब इसका फार्मूला क्या होगा, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी ऑर्डिनरी एनविटी का, तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनविटी का फार्मूला होगा R1 प्लस R टू द पावर n माइनस 1 ओवर R, ठीक है। ये हमारा फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनविटी का फार्मूला हो गया। अब इस फार्मूले में एफ वी ए तो हमने बता दिया कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी जो 20 साल बाद उसको बैंक अमाउंट देगा। अब ये आर जो है ये क्या है, आर कहलाती है अमाउंट ऑफ एनविटी जो वो हर साल पे कर रहेगा, ठीक है, या इंस्टॉलमेंट अमाउंट, ठीक हो गया। आर, स्मॉल आर क्या है, अच्छा ये कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। स्मॉल आर जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक उसको पे कर रहा है, ठीक है। और एन क्या हो गया, नंबर ऑफ ईयर्स कि कितने साल तक। तो अब हमारे सवाल के हिसाब से अगर हम देखें तो क्या डेटा बनता है, जो अभी हमने पीछे एग्जाम्पल ली उस शख्स की, तो यहाँ पर पहले तो हम इसका डेटा बना लेते हैं। तो डेटा क्या बन रहा है हमारे पास कि इंस्टॉलमेंट की अमाउंट हर साल जो वो डिपॉजिट करना चाह रहा है वो कितनी, 1 लाख रुपए एनुअली। अच्छा, वो ये भी कह सकता था कि मैं हर क्वार्टरली 3 महीने से 25,000 रुपये डिपॉजिट करूँगा, क्वार्टरली हो जाता, ठीक है। तो उसमें जो है फिर हम क्या करते हैं इस फार्मूले में, अभी यहाँ पे आर और एन जो है ये तो सालाना एनुअली के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, तो फिर हम क्या करते हैं एम टाइम्स ईयर, साल में एक से ज़्यादा मरतबा यानी मल्टीपल टाइम्स। तो फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे इस आर को कैलकुलेट करते, फिर फार्मूले में थोड़ा सा मॉडिफाई करते, उसकी मैं एग्जांपल इसके बाद बताता हूँ। तो आर जो हो गई वो अमाउंट ऑफ एनविटी हो गई 1 लाख रुपए सालाना। आर जो हो गया वो क्या हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो कितना है 8% कंपाउंडेड एनुअली। अच्छा, ये हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट के ही हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से कैलकुलेट नहीं होता, ठीक है। तो कि ये कंपाउंड हो रहा है, तो कि ये अमाउंट जो है वो 20 साल तक अभी डिपॉजिट कर रहा है और फिर 20 साल बाद तक वो इसको मिलेगी। एन जो है वो हमारे पास कितना है, 20 साल तक वो ये अमाउंट डिपॉजिट करेगा। और मालूम क्या करना है हमें, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी, ठीक है जी। ये हो गया हमारा डेटा। अब इन फार्मूले में ये 4 चीज़ें थी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी, आर, स्मॉल आर और एन। अब इसी फार्मूले में हम क्या करेंगे, इन चारों वैल्यूज़ को पुट करके कैलकुलेट करते हैं। तो देखते हैं भी इसको फ्यूचर में 20 साल बाद कितने पैसे मिल जाएंगे।
ठीक है, तो ये अब ये इंश्योरेंस प्लान भी ऐसे ही होता है कि इंश्योरेंस कंपनी इसको कहती है कि भाई ठीक है, आप हमें हर साल 1 लाख रुपए जमा करवाएं। ये इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएगा, इंश्योरेंस पॉलिसी लेगा, तो उसमें भी ये होगा कि जिसको हर साल 1 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी को देने पड़ेंगे, और वो भी इसी फार्मूले से देखेंगे कि कितने साल 20 साल बाद जो है वो इसको कितना पैसा इसका बनेगा, हमने देना है। ठीक है, अच्छा तो अब फार्मूला लिखते हैं, सॉल्व कर रहे हैं इसको हम। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी इज इक्वल टू आर, एक बार मैं दोबारा चलने फार्मूला लिख देता हूँ, आर 1 प्लस आर टू द पावर n माइनस 1 ओवर आर। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी मालूम करनी है। एनविटी की अमाउंट 1 लाख रुपये हर साल वो डिपॉजिट कर रहा है। आर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। 8% का मतलब होता है 8 डिवाइडेड बाय 100। तो इसको जब 100 को डिवाइड करते हैं ना, तो एक ज़ीरो काटा, एक ज़ीरो लगाया, दूसरा ज़ीरो काटा, डेसिमल लगाया, तो ये जाएगा 0.08, 0.08, और ये पावर आ गई n यानी 20 साल, माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.08 यानी 8%। ठीक है, अब फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी इज इक्वल टू 1 लाख, हो गया 1 प्लस कर देंगे तो 1.08 टू दी पावर 20 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.08। अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है? सबसे पहले कैलकुलेटर पे हम लिखेंगे 1.08 टू दी पावर 20। साइंटिफिक कैलकुलेटर सबके पास होता है, अलाउ होता है एग्जाम में, यूज़ करें। सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट में हम लिखेंगे 1.08 टू दी पावर 20 इक्वल टू दबा दें। ठीक है, जो भी आंसर आ जाएगा उसमें से माइनस करें, फिर 1, फिर इक्वल टू दबा दें, फिर डिवाइड 0.08, फिर इक्वल टू, फिर जो आंसर आएगा उस आंसर को क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई कर देना है 1 लाख से, तो हमें फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी पता चल जाएगी। ठीक है, अब मैं कैलकुलेटर पे, अच्छा पूरा फंक्शन जिसको लिखना आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, डायरेक्ट एक ही स्टेप में पूरा फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप कर देता हूँ यहाँ पे कैलकुलेटर पे, और मेरे पास वैल्यू है 1.08 टू द पावर, सॉरी पावर 2 आ गई है, 1.08 की पावर 20। ठीक है, 1.08 टू द पावर 20। अच्छा, अब यहाँ से अगर मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ तो -1। ठीक है, और यहाँ पे मैं इक्वल टू दबा देता हूँ। जो भी आंसर आएगा मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर देता हूँ इसी को 0.08 से, फिर मैंने इक्वल टू प्रेस कर दिया। जो भी आंसर आएगा अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1 लाख से। ठीक है, तो ये अमाउंट उसको 20 साल बाद मिलेगी। कितनी अमाउंट है ये, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 45,76,196। तो इसका मतलब हो गया कि ये उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो अच्छा है, तो वो तो ये फ़ॉरेन प्लान लेगा। ठीक है, तो ये अमाउंट हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 45,76,196 रुपीज़। तो ये 20 साल बाद जो है वो, अगर 8% इंटरेस्ट बैंक या इंश्योरेंस कंपनी उसको ऑफ़र करती है, तो 20 साल बाद उसकी जो अमाउंट उसको मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 45,76,196। ये उसकी, ये जो कहलाएगी, ये कहलाएगी उसकी एनविटी की फ्यूचर वैल्यू। एनविटी की यानी वो एनविटी जो हर साल वो पे कर रहा था लाख रुपए की, तो उस एनविटी एक सीरीज़ ऑफ पेमेंट जो थी लाख रुपए की, उसकी फ्यूचर वैल्यू कितनी हो गई, 45,76,196।
तो वो नीड उसने जो अपनी असेसमेंट की थी वो कितनी थी, उसकी 35 लाख रुपए की नीड थी। और इसका मतलब ये कि उसके लिए ये अमाउंट बहुत सफिशेंट है। तो अब ये एक एग्जांपल हो गई। और अब वो या तो इंश्योरेंस कंपनी से अगर उसको 8% ऑफर करती है तो वहाँ पे ले लेगा, वहाँ से भी लेगा तो उसको ये अमाउंट मिलेगी। तो इसी फॉर्मूले से वो भी कैलकुलेशन करेंगे। अगर वो किसी बैंक में डिपॉजिट एनविटी लेता है तो बैंक वाले भी उसको हर 3 महीने हर साल में वो लाख रुपये डिपॉजिट करता है तो इसी तरीके से उसको ऑफ़र करे होंगे। ठीक है ना। तो ये था फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी। अच्छा, अब इसी के बाद होती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी का कॉन्सेप्ट। वो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ और इसकी भी एक एग्जांपल के साथ, ताकि वो भी समझ में आ जाए। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये ध्यान में रखिए कि ऑर्डिनरी एनविटी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।